हाँ जी, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर स्ट्रेट लाइन, है ना। और चैप्टर क्या, एक तरह से नया यूनिट शुरू होने जा रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और फिर हाइपरबोला। ठीक। और उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, कल कुछ लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे, लास्ट जो लेक्चर था अपना प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला, उसमें मैंने क्वेश्चन लिया था बैग और कैड वाला ना, वो उसमें मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी थी। हाँ, वो दोबारा सुन लो, पूरा क्वेश्चन नहीं, वो सोल्यूशन तो आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। लेकिन हाँ, अगर आप उस पर जाएंगे तो मैं बार बार एच यूज कर रहा था। एच एक्चुअली जो गिवन लेटर्स है वो सिर्फ और सिर्फ ए बी सी डी ई एफ और जी है, और मैंने क्वेश्चन में शुरू में जी नहीं लिखा और बाद में मैं कहीं एच यूज कर रहा था, तो वो मैंने मतलब एक अलग ही अपन, ठीक है, गलती हो गई होगी, है ना। दिमाग में मेरे यही था, वो बैग और कैड ही बना रहे थे अपन, लेकिन कभी एच यूज कर लिया, कभी कर जी कर लिया। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको मैं क्लियर कर दूं, ये 7 लेटर है ए से जी तक, इसमें बैग भी है, इसमें कैड भी है, उसके अकॉर्डिंग आप सोल्यूशन देख लेना, एच वैच को मत देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलो, ये तो था जो हमारा लास्ट में कल एक कोई बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, वो मैंने क्लियर कर दिया। नाउ न्यू चैप्टर इज स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन को शुरू करने से पहले हमें कुछ 11th के फंडे, 10th तक के फंडे दोबारा देखने पड़ेंगे, बिकॉज मुझे पूरी उम्मीद है कुछ चीजें तो आपको पता होंगी, पर आधी से ज्यादा चीजें आपको नहीं पता होंगी, जो आप भूल गए होंगे, है ना। 9वीं 10वीं 8वीं में जो पढ़ के आए हो, उसमें से कुछ बहुत ऐसी काम की बातें जो हमें पता होनी चाहिए और अमूमन जनता भूल जाती है। तो 1-2 दिन तो हमें उन चीजों को कलेक्ट करने में लगेंगे, है ना। तो पहले वो लिखते हैं और फिर ऑफिशियली अपन जो है 11th वाला पार्ट स्ट्रेट लाइन का वहां से शुरू करेंगे, बट फिर भी हेडिंग डाल दें स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। सुंदर सुंदर न्यू चैप्टर, सुंदर सुंदर हेडिंग। ठीक है, चलो नाउ सम पॉइंट्स विच यू हैव टू, यू शुड नो, है ना। ये आपको पता होंगे ऑलरेडी, बट फिर भी मेरा फर्ज है, तो मैं सारी चीजें दोबारा से अपन खटाखट अब लिस्टिंग शुरू करते हैं, क्योंकि पुरानी चीजें हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है, तो आप भी खटाखट छापते रहे, है ना। सबसे पहले क्वाड्रेंट सबको पता है क्या होते हैं, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं इसको, है ना। 2D प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, है ना। 2D प्लेन मतलब जैसे ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड है, तो उसमें 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, एक को एक्स एक्सिस बोलते हैं और दूसरी को वाई एक्सिस बोलते हैं, और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ओ, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। पता है ना सबको? यस सर। है ना। अब इसमें कहीं पे हम बोलते हैं कि सपोज मैंने कोई पॉइंट ले लिया ये, तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कोमा वाई, और इसका मतलब होता है बेसिकली कि अगर मैं यहां से यहां परपेंडिकुलर गिराऊं और यहां से यहां परपेंडिकुलर गिराऊं, तो इस पॉइंट की इस एक्स एक्सिस से जो दूरी है, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वो क्या होती है, वाई होती है। सबको पता है? यस सर। और इस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो दूरी है, अगर वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो चीज क्या होती है, एक्स होती है। ये पता है ना सबको। इसलिए इस पॉइंट को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बोलते हैं एक्स कोमा वाई। जैसे आप जानते हो कि सपोज कोई पॉइंट है 2,1, तो उसका मतलब क्या है कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग जाए तो 1 यूनिट और 2 यूनिट, और वाई एक्सिस के अलोंग जाए तो 1 यूनिट। तो 2 इधर गए, 1 ऊपर गए, तो जो पॉइंट मिलेगा दैट इज 2,1। पता है ना सबको? सर जेड एक्सिस नहीं करेंगे? बेटा 2D प्लेन है, कौन सी जेड पढ़ के आ गया तू 3 एक्सिस में 10वीं तक है? अच्छा 10वीं का कर रहे हैं, ओके सर। 2D पढ़ रहे हैं, 3D नहीं पढ़ रहे हैं। जब 3D पढ़ेंगे तो पढ़ा नहीं जाएगा, है ना। तो एक बार इसमें देख लो, है ना। तो ये पॉइंट हो गया अपना। नाउ एक चीज आपको और पता होगी कि क्या मैं ये बोल सकता हूं एक स्टेटमेंट कि x इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या मैं
इससे भी बेहतर वो बोलूं, अगर मान लो सपोज कोई पॉइंट P है एंड एक्स वाई उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैं कहूंगा एक्स कोऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? बोलो। पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उसकी वाई एक्सिस से दूरी होती है, इज इट ट्रू? यस सर। नहीं नहीं, है ना। अभी इसीलिए मैं छोटी छोटी बातों पे पॉइंट पिन पॉइंट कर रहा हूं कि 10वीं तक हम इन वर्डिंग्स पे ध्यान नहीं देते हैं। एक्चुअली ये गलत होगा, ऐसे बोलना गलत होगा। अब खुद सोचो, चलो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है तो ये बात सही है। मान लो पॉइंट इधर होगा -2,1, पता है ना, इधर ये -2 होगा और ये 1 होगा, तो x कोऑर्डिनेट -2 है, तो क्या मैं ये बोल दूं इसकी y एक्सिस से दूरी -2 है? दूरी कभी -2 होती है क्या? नो सर, मॉड्यूलस आएगा सर। हाँ, अब तुम समझदारी वाली बात बोल रहे हो। दिस इज फॉल्स। रीजन ये आपके सामने है। नाउ आई कैन से mod x इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन ऑफ पॉइंट। ऐसे ही मोड y क्या होती है? इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ पॉइंट P। क्या ये दो बातें समझ में आ गई? यस सर। ठीक, ध्यान रखा। तो इसी में ये पॉइंट भी ऐड हो गया। आपको ये भी पता होगा कि इधर दोनों कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होते हैं, इधर दोनों प्लस माइनस प्लस होते हैं, इधर दोनों माइनस माइनस होते हैं और इधर प्लस माइनस होते हैं। पता है ना सबको? यस सर। ठीक, जल्दी से लिख लो। तो अभी तो मैंने आपको दोबारा ये याद कराया है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता था, जिसमें दो एक्सिस होती हैं, परपेंडिकुलर लाइन, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होता है। कोई भी उस स्पेस में पॉइंट लोगे इस 2D प्लेन में, तो उसका ये दूरी और ये दूरी का मोड निकाल लो, है ना, तो वो उनकी उनसे जो दूरी है। अब या ये बोल लो दूरी तो निकाल ली, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, जैसे इसको अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो फर्स्ट में वो दोनों प्लस प्लस है या माइनस, क्योंकि हम बोलते हैं इधर प्लस एक्सिस है इधर माइनस एक्सिस है, ये प्लस वाई है और इधर माइनस वाई है ना। बताना पड़ेगा कि भाई दो इधर जा रहे हो या इधर जा रहे हो, तो हमें क्या पता किधर जा रहे हो। तो लेफ्ट राइट बोलने की जगह हमने ये कन्वेंशन दे दिया कि राइट में प्लस है, लेफ्ट में माइनस है, बस। तो कोई भी पॉइंट है और उसके बाद ये छोटी सी चीज की मोड एक्स होती है दूरी वाई एक्सिस से, एक्स नहीं होती है। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अगर पॉइंट तो एक्स उसकी दूरी के बराबर होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। सेकंड पॉइंट, ठीक, सेकंड पॉइंट इज, आपको ये भी पता होगा कि कोई भी एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है आप उसको अल्फा कोमा 0 ले सकते हो, और कोई भी वाई एक्सिस पे पॉइंट है उसको 0 कोमा बीटा ले सकते हो। यस सर। अब एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं आपसे, अगर मान लो मैं कहूं मैं यहां पॉइंट लेना चाहता हूं, तो क्या माइनस अल्फा कोमा 0 लोगे क्या? मतलब क्या मैं यहां पे भी अल्फा कोमा 0 बोल सकता हूं? पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि अल्फा नेगेटिव है इस केस में, है ना। तो आपको ऐसे अलग से माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती है। कभी भी वेरिएबल पॉइंट लेना है तो आप ऐसे ले सकते हो कि हाँ यार ये पॉइंट k कोमा 0 है। अगर k पॉजिटिव है तो इधर आ जाएगा, k नेगेटिव है तो उधर चला जाएगा। ठीक है ना। तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैन बी टेकन एज अल्फा कोमा 0 एंड ऑन वाई एक्सिस आप ले सकते हो 0 कोमा बीटा। ठीक, यस चलो सर। थर्ड पॉइंट है अपना, वो है अपना रिफ्लेक्शन, है ना। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो एकदम नॉर्मल सी हैं, पता होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कोई पॉइंट है x कोमा y, और अगर मैं कहूं इसकी मैं मिरर इमेज लेता हूं y एक्सिस के अबाउट, तो आपको पता है ना कि जितना इधर पॉइंट होगा y एक्सिस के अबाउट उतना ही इधर इमेज बनेगी। जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी, तो इसकी इमेज क्या आएगी? माइनस एक्स कोमा वाई आएगी। मतलब कहना ये चाहते हैं अगर ये 2,3 है तो ये -2,3 होगा।
हाँ जी। यस सर। हाँ, और अगर मैं कहूँ वाई एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो, तो जैसी इधर है उतनी इधर आएगी। तो क्या ये एक्स कोमा माइनस वाई होगा? और अगर इस एग्जांपल की बात करें तो 2 कोमा माइनस 3 होगा। यस सर। अब मैं कहूं ओरिजिन के अबाउट, है ना, एक पॉइंट के अबाउट आप ले रहे हो, तो ओरिजिन के अबाउट मतलब जैसी सिमेट्री इधर है वैसी सिमेट्री इधर हो। तो अगर ये एक्स कोमा वाई है तो इसके पीछे जाएगा पॉइंट कितना, माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। तो क्या इसकी इमेज माइनस 2 कोमा माइनस 3 आएगी ओरिजिन के अबाउट इसकी? मतलब ऐसे मिरर पड़ा है, सोचो ऐसे प्लेन के बाहर, तो जैसे उधर है वैसे इधर बनेगी। यस सर। ठीक है, तो ये क्या है, ये है रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, ये है अबाउट एक्स एक्सिस, ये है रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, है ना। तो ध्यान रखा, कभी भी कोई पॉइंट का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, वाई नेगेटिव हो जाएगा। वाई के अबाउट लेंगे तो वाई सेम रहेगा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा। ओरिजिन के अबाउट लेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखें जो हम आगे जाके प्रूव कर सकते हैं, ये तो चलो सामने से दिख रहा है आपको, कि अगर कोई लाइन है वाई बराबर एक्स, है ना, ये लाइन है वाई बराबर एक्स, तो इसके अबाउट कोई भी पॉइंट की जो इमेज होती है ना वो ऐसे होती है, एक्स कोमा वाई है तो ये आ जाएगा वाई कोमा एक्स, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई बराबर एक्स। तो अगर 2 कोमा 3 की इमेज लोगे ना वाई बराबर एक्स के अबाउट, मान लो शीशा ऐसे रख दिया आपने, ऐसे रख दिया, तो जितना इधर परपेंडिकुलर है उतना इधर इमेज बनेगी, तो ये पॉइंट आएगा 3 कोमा 2। क्लियर है? यस सर। चलो छाप लो जल्दी से। छाप लिए सर। चलिए नेक्स्ट, आपको पता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा 10th में, यस सर, पढ़ा हुआ है ना। तो बस उसी को लिख रहे, खटाखट लिखें। पॉइंट नंबर 4, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है ना, फॉर्मूला होता है x1 y1 p पॉइंट है, और एक q पॉइंट है x2 y2, है ना। तो इन दो के बीच की ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इन दो के बीच की ये जो डिस्टेंस है मोड pq, जिसको मैं d बोल रहा हूं, ये d निकालने का तरीका है ना। डेरिवेशन के नाम पे ऐसे कुछ खास नहीं है, बट फिर भी फटाफट देख सकते हो कि अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, ये ट्रायंगल बना दूं, तो देखो अगर यहां से लेके यहां तक की दूरी x2 है, यहां से लेके यहां तक की x1 है, तो ये वाली दूरी x2 माइनस x1 हो जाएगी। ऐसे यहां से लेके यहां तक पूरी दूरी कितनी है, y2 है, डायग्राम के अकॉर्डिंग, है ना। और यहां से लेके यहां तक की y1 है, तो ये जो वाली डिस्टेंस है, क्या ये y2 माइनस y1 हो जाएगी? हाँ जी बोलो। सही है? यस सर। हाँ, अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दोगे तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो d की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक चीज और बता दूं, जैसे अपन अलजेब्रा पढ़ते हैं तो किसी चीज का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आंसर देते हैं, लेकिन यहां हम नेगेटिव नहीं लेंगे, बिकॉज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है और हमारा यहाँ पे d डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर दी। क्लियर है? यस सर। ठीक। नाउ मान लो अगर इसी में स्पेशल केस पूछे, नोट 1 की बात करूं मैं, नोट 1, तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगी। कोई भी पॉइंट की डिस्टेंस, मान लो ये कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y,
तो ओरिजिन से डिस्टेंस OP क्या हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर का रूट. नोट टू, इफ alpha comma 0 and beta comma 0 are 2 points on x axis, then distance between them क्या हो जाएगी? बोलो. बोलो भाई. Square root of alpha square plus Square beta. root of beta square beta minus alpha whole square. क्या स्क्वायर रूट ऑफ? Sir, under root beta minus alpha whole square. हाँ तो उसको सिंप्लीफाई करके बोलो ना थोड़ा. तुम तो बस इसमें रख रहे हो. Sir, under root alpha square plus beta square minus 2 alpha beta. नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी सॉल्व करते हैं, बच्चे थोड़ी हैं अपन. यार तुम भी गजब के प्राणी हो. अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर का रूट करोगे तो सिंप्लीफाई करके मॉड अल्फा माइनस बीटा होता है. तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में. Yes, sir. Okay, sir. Okay. मेरा पॉइंट ये बताने का ये था, जल्दबाजी में लोग पता क्या बोलते हैं, अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा. तो मैं उनको ये कहना चाहता था कि अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है हमें नहीं पता ना भाई. जो बड़ा है वो बड़ा पहले आएगा. जैसे मान लो ये है -1,0, ये है 5,0, तो डिस्टेंस तो 6 आएगी, ये दिख रहा है हमें आंखों से. दिस माइनस दिस आएगा. अगर मान लो किसी ने दिस माइनस दिस कर दिया तो उससे बचने के लिए हमने कहा मोड लगा दो. और अगर तुम्हें ये सीधा फॉर्मूले में रखोगे तो भी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये 0 का रूट, तो स्क्वायर से जब रूट उड़ेगा तो मोड तो आता ही है. तो ये आएगा आंसर. ऐसे ही अगर 2 पॉइंट y एक्सिस पे है, मान लो ये है 0, अल्फा और ये है 0, बीटा, तो भी डिस्टेंस क्या होगी, मोड अल्फा माइनस बीटा नहीं होगी इनके बीच की. बता दें. यस सर. Yes, sir. एक छोटा सा नोट बना के और ध्यान रख लेना. अभी शायद ना इतना कोई काम का लगे, एक जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड कोई बात अपने जो आगे जाके काम आ सकती है कि इन क्वेश्चंस ऑफ सर्कम सेंटर. तो अभी तो सर्कम सेंटर क्या है क्या नहीं है बाद में पढ़ेंगे, इतना तो जानते ही हो. तो एक हिंट है, कोई ये नहीं है पत्थर की लकीर है, कि इन क्वेश्चंस ऑफ सर्कम सेंटर डिस्टेंस फॉर्मूला मे बी यूज्ड. डिस्टेंस फॉर्मूला मे बी यूज्ड. बस आपको जस्ट लिखाया है ताकि आप कभी अगली बार से देखो तो आपको स्ट्राइक कर सकता है. कभी कभी सर्कमस्टेंस के क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन हो जाता है. ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स. कोई अपने काम के नहीं है बट ठीक है, मैं दोनों में कन्वर्जन बता देता हूं, है ना. पोलर कोऑर्डिनेट ये हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y. और पोलर कोऑर्डिनेट मतलब जिसके अंदर r और थीटा होता है. हालांकि फिजिक्स वगैरह में आप ये जानते हो बट फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूं पोलर कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब होता है. पोलर कोऑर्डिनेट में ना x और y नहीं देखा जाता है. जैसे मान लो कहीं पॉइंट है P, अगर कार्टेशियन में होता तो उसका कोऑर्डिनेट x, y होता. लेकिन ये लोग पता क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ओरिजिन को इससे मिला दिया, और एक तो वो लेंथ को जो होती है उसको बोलते हैं वो r, रेडियस वेक्टर बोलते हैं इसको, रेडियस वेक्टर. उसकी जो लंबाई है उसको क्या बोला जाता है, r, है ना. और जो वो OP x एक्सिस से एंगल बनाता है ना उसको बोलते हैं वो थीटा, उसको बोला जाता है थीटा. सही है. यस ठीक है. तो देखो आप साफ साफ Yes, देख sir. सकते हो, अगर आप कंपोनेंट करोगे, है ना, तो ये लेंथ क्या है r cos थीटा, और ये वाली लेंथ क्या है r sin थीटा. तो क्लियरली आप देख सकते हो कि x कोऑर्डिनेट क्या हो गया r cos थीटा के बराबर, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया r sin थीटा के बराबर. तो r बराबर क्या हो गया आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट. इन दोनों को स्क्वायरिंग करके अगर आप जोड़ दोगे तो आपका r आ जाएगा. ठीक. तो r हमेशा क्या होता है, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. वो तो मैंने अभी बताया था आपको, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होती है किसी भी पॉइंट की. ठीक है. एक चीज और, थीटा कैसे निकालेंगे, तो 1 इसको डिवाइड कर दो, है ना, 2 डिवाइड बाय 1 कर दो तो क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, y बाय x आ जाएगा. अब दिक्कत पता है क्या होगी, जैसे मान लो y बाय x पॉजिटिव है तो tan थीटा मान लो √3 आ गया.
तो √3 तो 10 थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा पॉइंट फर्स्ट में है या थर्ड में है? क्योंकि यहां पे भी एक्स वाई वाई पॉजिटिव है और यहां पे भी माइनस वाई बाय माइनस एक्स माइनस माइनस कट जाएगा, पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना? तो अगर मैं बोलूं tan थीटा √3 है तो थीटा 60 है, 150 210 है, ऐसे तो समझ नहीं आएगा ना, मतलब 60 है या 240 है। तो उस चीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि थीटा की पहचान तो सेम हो गई सर, ऐसे कैसे, है ना? तो वैसे तो हमें पता है कि अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता है तो हमें पता है कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये क्वाड्रेंट है, दोनों नेगेटिव है तो ये क्वाड्रेंट है। बट एक्स वाई तो पता नहीं ना, हम तो पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में आपने बोल दिया r बराबर 5 है, मतलब ओरिजिन से 5 दूरी पे है, और उसके बाद आपने बोल दिया tan थीटा √3 है, तो थीटा क्या है? या तो ये है या ये है ना? तो अलग अलग थीटा बताने के लिए हमने क्या करा, इन्होंने कि थीटा की जो रेंज है वो 0 से 2 पाई नहीं है, यहां पे लिख लेना। यहां पे जो थीटा है ना, थीटा दैट इज फ्रॉम -π to π, -π to π। कैसे? आप ऐसे समझे, मान लो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो जो थीटा टू फाइंड थीटा करना क्या है आपको? स्टेप 1 हमेशा क्या करो, tan थीटा को पता क्या कर लो, मोड बना के निकाल लो। y बाय एक्स को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लो, बाकी कोई वैल्यू लेनी ही नहीं है अपने को, हमेशा पॉजिटिव निकालो, नेगेटिव निकालो ही मत, है ना? tan थीटा आ गया तो मतलब यहां से थीटा आ गया आपका tan इनवर्स mod y बाय एक्स। नाउ क्या करना है, जैसे मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आपको पता है y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, और जो थीटा है मतलब वो ओरिजिन से ही थीटा रहा होगा, तो जो एंगल है वो थीटा ही आएगा। लेकिन केस 2 में क्या होगा, केस 2 में मान लो अगर आपकी tan थीटा की वैल्यू कुछ आ रही है, लेकिन आपको पता है y भी बड़ा है, y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है। आपने तो नेगेटिव को पॉजिटिव मोड करके बनाया है ना? जैसे मान लो इसकी वैल्यू आ गई √3, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √3, तो √3 हमारे हिसाब से कितना होगा? 60। लेकिन हमें पता है कि अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, y और x में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो वो -√3 आया होगा। हमने तो मोड करा है ना, तो वो -√3 आया होगा। तो -√3 जो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, tan की किस वैल्यू पे आता है? 120 पे, 150 पे? बोलो। tan 120 होता है -√3 या 150 होता है? 120 सर, 120 होता है। तो अगर मेरे को पता चल जाए कि मोड की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, मतलब tan थीटा कितना है √3, तो मेरे दिमाग में थीटा क्या आएगा? 60 डिग्री। हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल में सोचूंगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट का अगर आपको पता है पॉइंट है तो आपको 180 में से 60 घटाना पड़ेगा ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है ना, तो वो जो थीटा है ना, थीटा ये जो वैल्यू आई है वो थीटा ये है एक्चुअल में, ये जो थीटा की वैल्यू आई है वो ये है, ठीक है? तो हमारा जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है थीटा का वो तो कहां से होता है? यहां से लेके यहां तक। तो ये कितना बचा? पाई माइनस थीटा। कितना बचा? पाई माइनस थीटा। तो हम जो आंसर दिया करेंगे ना थीटा का, वो क्या देंगे? पाई माइनस थीटा। इस केस में तो थीटा ही उसका वो है, जो स्टैंडर्ड क्या है थीटा भाई, इस ओपी वेक्टर का इससे एंगल ऐसे, और नीचे है तो ऐसे, क्योंकि -π से π तक जाना है। तो ऐसे अगर केस 3 है तो आप क्या करो, ये होगा थीटा और ये होगा पाई माइनस थीटा। लेकिन आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा होता है कि ऊपर वाले एंगल को हम पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव लेते हैं। तब आपका एंगल कहां से कहां तक जाता है? यहां से यहां तक तो है -π, और यहां से यहां तक है पाई, तो -π से पाई तक जाना है। जो नीचे वाला एंगल है उसको आप माइनस लगा के मेंशन करोगे, तो इसलिए इसके आगे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। तो आप जो अपना आंसर दोगे थीटा का वो होगा -π माइनस थीटा। और केस 4 जो है उसके अंदर क्या होगा आपका? माइनस थीटा। तो ये याद रखें कि r हमेशा डिस्टेंस होती है और थीटा जो है ना वो ओपी का एंगल होता है, यहां से यहां या यहां से यहां। तो उसको निकालने के लिए क्या करो आप हमेशा tan थीटा पॉजिटिव निकाल लो मुंह फाड़ के। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आंसर थीटा दे दो, सेकंड है तो पाई माइनस थीटा दे दो, थर्ड है तो -π माइनस थीटा दे दो, फोर्थ है तो माइनस थीटा दे दो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको
ये समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने विचारों का एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे पॉइंट है मान लो √3, 1 माइनस √3, 1 माइनस √3 -1 और माइनस √3, -1, 4 पॉइंट है। ठीक, चारों की आर की वैल्यू तो कितनी है, 2 आएगी। 3 + 1 का रूट कितनी आ गई, 2 आएगी। अब अगर मैं बोलूं मोड लगा के मैं tan थीटा निकालूंगा, tan थीटा, तो मोड ऑफ √3/1, सब केस में √3 आएगा। चारों केस में tan थीटा की वैल्यू मोड की √3 आएगी। ठीक है, नाउ अब हमें क्या पता चला सर, कौन से पॉइंट का एंगल, सभी एंगल थीटा पे थोड़ी होंगे। वो दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, वो सेकंड क्वाड्रेंट का, वो थर्ड का, वो फोर्थ का, तो सभी के लिए थीटा π/3 थोड़ी बोल दोगे। तो हमने क्या कहा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ना, तो क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के, तो थीटा बराबर कितना, π/3। ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो आंसर क्या लेना है आपको, ये वाला π - थीटा, तो π - π/3, तो इसका जो थीटा आप दोगे वो कितना दोगे, 2π/3। ये थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर क्या होगा, माइनस ऑफ π - थीटा, माइनस ऑफ π - थीटा, तो -2π/3। और चौथे वाले में आंसर क्या दोगे आप, -π/3। चाहे तो चारों को प्लॉट करके देख लो। अब देखो, ये मान लो √3 है, ये 1 है, तो ये आपका 60 डिग्री आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और अगर मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये -√3, ये 1, तो आपको पता है ना कि ये वाला एंगल आपको कितना आएगा, 60। ये 60 आएगा, तो ये कितना बचेगा, 2π/3 नहीं बचेगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आंसर क्या दोगे आप, 2π/3। थर्ड में देखो, आप ट्रायंगल बनाओगे, ये लेंथ है √3, ये है 1, तो ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट है -√3, -1। तो ये जो एंगल बनाओगे आप, ये 90 डिग्री है, ये जो एंगल बनाओगे ये अंदर वाला, ये π/3 आएगा, ये π/3 आएगा, तो बाहर वाला एंगल कितना आएगा, 2π/3। और आंसर हमेशा -π से π दिया जाता है, तो ऐसे जाएंगे तो π से ज्यादा आ जाएगा, तो ऐसे तो नहीं जाना, हमें आंसर ऐसे देना है। ऐसे देना तो आंसर क्या आएगा, -2π/3। तो वही आ रहा है। चौथे में मान लो ये पॉइंट है आपका √3, -1, तो भी ये एंगल कितना आएगा, π/3, लेकिन डाउनवर्ड है इसलिए इसको बोलेंगे -π/3। तो क्या ये समझ में आ गया कि थीटा को कैसे आपको आंसर करना है, डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट, कि सीधा आंख बंद करके tan थीटा बराबर मोड y/x निकाल लो। उसके बाद फर्स्ट का है तो आंसर थीटा, सेकंड का है तो 2π - थीटा, थर्ड का है तो -π - थीटा, चौथे का है तो -थीटा। क्लियर है? यस सर। चलो नोट कर लो जल्दी से। कर लिया सर। क्या कह रहे हो? tan थीटा आपने सर √3/1 लिख दिया ना सर, वो 1/3 अच्छा नहीं अच्छा अच्छा, हाँ ये जल्दबाजी कर गए अपन, y/x है ना, तो ये 1/√3 आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। तो ये π/6 होगा, ये आपका 5π/6 हो गया, ये आपका -5π/6 हो गया, और ये आपका -π/6 हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका π/6 हो गया, ये आपका 5π/6 हो गया, ये आपका ये π/6 है, तो ये आपका -5π/6 हो गया, और ये -π/6 हो गया। सही है? हाँ जी, यस सर, अब सही। ठीक ठीक। तो ये पता होगा, आपने फिजिक्स में देखा होगा ये तो थोड़ा बहुत, पोलर कोऑर्डिनेट्स। चलो नहीं पता तो अब पता चल गया। यस सर। ठीक, बता दें? यस सर। यस सर। टाइम होने वाला मीटिंग में। हाँ जी, नेक्स्ट है अपना सेक्शन फॉर्मूला, है ना। पॉइंट नंबर 5 था या 6 था, जो भी था, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा, बस दोबारा बता दूं, इसमें दो केस होते हैं, एक होता है इंटरनल डिवीजन और एक होता था एक्सटर्नल डिवीजन। पढ़ा है ना आपने 10th में? यस तो उसको मैं याद करा रहा हूँ। P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ऐसे ही Q एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। एंड इंटरनल मतलब देयर इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट PQ, ऑन द लाइन PQ नहीं है,
है ना, मतलब इसके इधर नहीं हो सकता, इसके इधर नहीं हो सकता, इंटरनल मतलब बीच में होगा। तो देयर इज अ पॉइंट, सपोज पॉइंट R which is dividing PQ in the ratio, जैसे मैं बता रहा हूं ना ऐसे लिखना, ये M ये M, इसका मतलब क्या है कि PQ को M/N में बांट रहा है। अगर मैं उल्टा पढ़ूंगा QP को किस में बांटेगा, N/N में, ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान रखा कि PR/QR अगर M/N है, इट मीन्स R is dividing PQ internally in ratio M/N। ये कहना चाह रहे हैं कि जो R है वो PQ को इंटरनली M/N रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये, क्या ये बात क्लियर है? PR/QR इक्वल टू M/N। उल्टा पढ़ूंगा तो QP को N/N में डिवाइड करता है, ठीक है जी। बोलो। Yes, Yes, sir. तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते हैं ऐसे, याद रखने के लिए। M R के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये M है ना, तो ये P से गुना नहीं होगा, ये इससे गुना होगा, किससे, x2 से। और N Q की तरफ N है, तो N Q से गुना नहीं होगा, N इससे गुना होगा, किससे, x1 से। तो M x2 प्लस N x1 अपॉन M प्लस N। ध्यान रखा, आप जरूरी नहीं है पहले M लिखे, पहले N भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि ये तो प्लस में है तो कोई वैसे ही फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये ध्यान रखें M का गुना इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट से नहीं, अपोजिट वाले से होगा। और इधर वाले जो रेशो है, मतलब जो पार्ट है उसका जो मल्टीप्लाई है वो x2 से नहीं, वो इधर वाले से होगा। तो M x2 प्लस N x1 बस, और नीचे M प्लस N। ऐसी y का M y2 प्लस N y1 अपॉन नीचे M प्लस N। ये तो पता होगा आपको। Yes, sir. ठीक, ठीक है। ऐसे ही एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है। और इसमें एक स्पेशल केस भी होता है जो हम ध्यान रखते हैं कि अगर मान लो मिड पॉइंट की बात करें, किसकी, मिड पॉइंट की, तो ये P है, ये Q है, जो मिड पॉइंट होगा R वो बराबर बराबर बटेगा, मतलब 1:1 रेशियो में बटेगा। तो M की जगह 1, N की जगह 1 रखोगे, नीचे 2 आएगा, तो x1 प्लस x2 by 2। हाँ जी, x1 प्लस x2 by 2, y1 प्लस y2 by 2। तो ये सब अब चीजें छोटी छोटी हैं जो हमें फ्रीक्वेंट यूज होंगी, इसमें तो पता होनी चाहिए, ठीक है जी। नाउ इसी का केस 2, एक्सटर्नल डिवीजन। मैं इसको मिटा दूं, ये नोट कर लिया, Yes, sir. ठीक। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता था, उसमें क्या है, जैसे मान लो P पॉइंट है इधर और ये Q पॉइंट है, दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2 y2 और x1 y1। अब या तो R इसके इधर होगा या R इसके इधर होगा, है ना, मतलब इसके एक्सटेंडेड जो सेगमेंट है ना, सपोज R इधर है, अगर R इधर है तो वो कहेगा R PQ को डिवाइड कर रहा है ना, R डिवाइड्स PQ एक्सटर्नली इन रेशियो M/N। तो इसका मतलब क्या है, अगेन PQ को डिवाइड कर रहा है, तो R का P से हिस्सा और अपॉन R का Q से हिस्सा का जो रेशियो है वो M/N है। तो अगेन यहां से लेके यहां तक अगर M है तो यहां से लेके यहां तक क्या होता है, N है, ठीक है ना। उस पॉइंट से एक पॉइंट तक और उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का रेशियो होता है PR/QR, ठीक है जी। तो इस केस में जो कोऑर्डिनेट आता है R का, वो आता है अगेन M कहां तक है, P तक, तो M का गुना P के कोऑर्डिनेट से नहीं होगा, किससे होगा,
क्यू के कोऑर्डिनेट से, तो mx2 माइनस mx1 अपॉन m माइनस n। हाँ, अब इसमें मैं ये कह रहा था, जरूरी नहीं कि पहले m लिखना, भाई m कुछ मतलब थोड़ी है, क्वेश्चन में 2:3 हो या 3:2 हो, तो m कुछ भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर, है ना। तो पॉइंट ये है कि आप पहले कुछ भी लो, मान लो पहले मैंने n ले लिया, तो n का गुना x2 से नहीं करना, n का x1 से करना है, फिर माइनस आएगा बीच में, फिर दूसरे वाले का गुना दूसरे वाले से करना है। अब एक चीज और, ऊपर आपने अगर m पहले लिखा है तो नीचे भी माइनस से m पहले आएगा, और अगर आपने ऊपर n पहले लिखा है तो नीचे भी माइनस से पहले n आएगा फिर m आएगा, तो आपकी गलती नहीं होगी। किसी ने एक ऊपर पहले लिख दिया, दूसरा वो ही जो पहले वाला बाद में लिख दिया, तो उसका आंसर गलत आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है, छोटी छोटी। तो mxy2 माइनस ny1, मैंने ऊपर भी वही लिखा है तो नीचे भी m पहले फिर m बाद में। ये आपके इसके आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए एक्सटर्नल डिवीजन। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक, तो इसमें नॉट है ना, पहला नॉट तो यही कि इसमें 1:1 रेशो कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, आप कुछ सोचो। मिडल वाले में तो पॉसिबल था कि आधा आधा बराबर हो जाए, इसमें तो पॉइंट या तो इधर गिरेगा या उधर गिरेगा, तो कभी ये पी आर और क्यू आर बराबर हो सकते हैं क्या? नो सर। भाई नो सर। ये पी क्यू है और इधर आर है, तो ऑब्वियसली आपको डायग्राम से दिख रहा है कि पी आर अपॉन क्यू आर तो हमेशा एक से बड़ा होगा। और अगर मान लो ऐसा हुआ, ये पी क्यू है और इधर आर है, तो भी आपका पी आर अपॉन क्यू आर हमेशा एक से छोटा होगा। समझ में आता है? तो ये पॉइंट इधर है तो मैग्नीट्यूड एक से बड़ा है, ये इधर है तो मैग्नीट्यूड एक से छोटा है, बराबर कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, सही है। हाँ भाई, यस सर। हाँ जी। और दूसरा आपको पता होगा कि इसमें जो ये बोलते हैं ना रेशो की वैल्यू नेगेटिव होती है, दो तरीके से बोला जा सकता है। या तो मैं ये बोलूं कि वो 3:2 रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो बात खत्म हो गई। या मैं एक्सटर्नली शब्द यूज ना करूं, सिर्फ ये बोलूं 3/2 है रेशो, या -3/2 है, तो 3/2 है मतलब वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और -3/2 है मतलब वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। क्लियर है ना ये बात? लिख सकते हो चाहे तो नोट 2 में कि वैल्यू ऑफ रेशो इज नेगेटिव इन एक्सटर्नल डिवीजन, है ना। एक नोट और लिख लो, जैसे क्वेश्चन पता है कैसा आएगा, हमें नहीं पता कि कौन इंटरनली डिवाइड करना है कौन एक्सटर्नली, तो जब भी क्वेश्चन आएगा ना, मान लो ये आ गया P और ये दे दिया आपको Q, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, और तीसरा पॉइंट दे दिया R, और वो पूछेगा R डिवाइड्स PQ इन विच रेशो। क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछेगा, R डिवाइड्स PQ इन विच रेशो। मान लो मैंने डायग्राम बनाया, R ये बोल दिया, और मैंने कहा PR अपॉन QR λ:1 मान लिया। m:n नहीं मानना, m:n मान के भी हो जाएगा, फिर उससे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बनेंगे, तो क्वेश्चन जल्दी आ जाए, तो मैंने कहा λ:1 मान लो, है ना। तो λ:1 मान लिया, तो मैंने कहा PR अपॉन QR क्या है, λ:1। ये मैंने एज्यूम कर लिया, लेट। उसके बाद आप क्या करोगे, R के कोऑर्डिनेट क्या निकालोगे, लैम्डा इंटू Q का x कोऑर्डिनेट प्लस 1 इंटू Q का P का x कोऑर्डिनेट अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। इसको आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा निकाल लोगे। हाँ जी, इसको सोल्व करके लैम्डा आ जाएगा भैया। यस सर। अब अगर दो चीजें होंगी, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इंटरनल डिवीजन है, और अगर लैम्डा नेगेटिव है तो क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है। क्या ये बात क्लियर है? सही है। यस सर। यस सर। ठीक,
तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, है ना, एप्लीकेशन। जैसे मान लो पॉइंट दे दिया आपको 3,7 एंड 2,8, ये है P और ये है Q। फर्स्ट पार्ट, फाइंड पॉइंट ऑन PQ which divides PQ in ratio 3:2 internally। और सेकंड पार्ट में यही क्वेश्चन में बोल दिया सेम चीज एक्सटर्नल। ठीक है जी, तो अपन कर लेंगे इसको। तो अगेन करने का प्रोसीजर वही है, कुछ नया नहीं। ये P, ये Q, ये R मान लो। 3:2 किसको लिखा है? PQ को लिखा है। मतलब PR/QR कितना है? 3:2 है। मतलब ये हिस्सा तो 3 वाला है और ये हिस्सा 2 वाला है। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना है। अगर मान लो वो यहां बोलता QP, तो मतलब QR/PR 3/2 है, मतलब ये 3 होता, ये 2 होता। तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। नाउ बस इसके कोऑर्डिनेट 3,7, इसके 2,8, तो 3 into 2 plus 2 into 3 upon 3 plus 2, 3 into 8 plus 2 into 7 upon 3 plus 2। तो देखो 3 6 6 12/5, 24 और 14 38/5। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट का आंसर निकालने के लिए आप क्या करोगे? सेम दोबारा सोचोगे, है ना। शुरू में अपन करें तो एकदम तमीज से करें, गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए हमसे। ये अगेन दोबारा सोचा मैंने, ये P, ये R, Q एक्सटर्नली। तो PQ को एक्सटर्नली मतलब PR/QR 3/2 है। तो देखा जाए तो P से R का हिस्सा बड़ा है, तो पॉइंट उधर होगा कि इधर होगा? हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी बनाए। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो R इधर ही होगा ना, तभी तो PR3 तीसरा पार्ट होगा और QR दूसरा पार्ट होगा। समझ में आता है? जी हाँ। अब देखो अगेन, यहां से यहां तक 3 है, तो इसका प्रोडक्ट किससे होगा? इसके वाई कोऑर्डिनेट से। तो 3 into 2, अब बीच में माइनस आएगा, तो दूसरा रेशियो है n into x1, 3 अपॉन m माइनस n। जो ऊपर पहले लिखा था वही पहले नीचे लिख रहा हूं, फिर दूसरा बीच में माइनस। तो ये तो 6 माइनस से 0 आ गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो 3 into 8 माइनस 2 into 7 10 आ रहा है। अपॉन 3 माइनस 2, तो 24 माइनस 14 10 आ गया। तो r पॉइंट कितना आ गया? 0,10 आ गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। बस यही है। और अगर ऐसा दिया हो कि 2-3 पॉइंट दे दे और बोले इन दो को तीसरा किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो मान लो रेशो λ:1, उसके बाद उसका कोऑर्डिनेट निकाल लो वो लैम्डा वाले फॉर्मूला से, और उसको जो दिए कोऑर्डिनेट के बराबर कर दो, वहां से लैम्डा सॉल्व हो जाएगा। वो लैम्डा मान लो आ गया 3/5, तो रेशो आ गया 3:5। अगर वो पॉजिटिव है तो इंटरनली, अगर नेगेटिव है तो एक्सटर्नल। सही है? यस सर। है ना। एक नोट और, है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है जो थर्ड की बात करी थी हमने, तो मैंने इसी को साथ में दे लेता हूं और फिर इस पे एक एग्जांपल कर लेंगे ना। कि मान लो 2 पॉइंट दे दिए A और B, और एक लाइन दे देगा ऐसी L, और वो पूछेगा लाइन L डिवाइड्स AB इन विच रेशियो, डिवाइड्स AB इन विच रेशियो। तो चाहे तो ऐसे लाइन देके पूछे, या पहले जो मैंने क्वेश्चन में था कोऑर्डिनेट देके पूछे। तो बात तो वही है ना कि अल्टीमेटली पॉइंट C इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो पूछना तो वही चाहता है कि अगर ये लैम्डा है और ये 1 है, तो बेसिकली AC is to BC, लैम्डा is to 1, वो वही तो पूछना चाह रहा है। हाँ जी, कि ये लाइन इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है। ये बात समझ में आई? बोलो।
दो पॉइंट दिए गए होंगे, एक Yes, लाइन दी sir. गई होगी, वो पूछेगा ये लाइन इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को किस रेशो में बांट रही है, वो रेशो पूछा है आपसे। तो अल्टीमेटली ये पॉइंट ही तो होगा जो इसको इस रेशो में बांट रहा होगा। Yes, sir. तो किस रेशो में, मतलब मान लो λ/1 रेशो में, तो मैं पॉइंट निकालूंगा। मान लो ये दे रखा है x1, y1 और ये दे रखा है x2, y2, तो मैं c के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा? λx2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, λy2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब दिक्कत खासियत क्या होगी कि ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर है, क्योंकि C lies on line L, तो आपको इतना तो पता है ना, छोटा मोटा, चाहे हालांकि अभी हमने स्ट्रेट लाइन वगैरह शुरू नहीं करा, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे होता है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इतना तो समझ में आता है। Yes, sir. Yes, sir. तो C will satisfy इक्वेशन ऑफ L, तो बस C का जो कोऑर्डिनेट आया ना, इसको उठा के इसके अंदर रख दो, उसके बाद वहां से सॉल्व करके लैम्डा आ जाएगा आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या ना क्या चाहे। ठीक है, डिटरमाइन द रेशो in which y minus x plus 2 बराबर 0 divides the line joining 3, -1 and 8, 9। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन इज कि एक पॉइंट है 3, -1 और एक दूसरा पॉइंट है 8, 9, इनको मिलाने वाली कोई लाइन है ए बी, उसको ये लाइन किसी रेशो में बांट रही है। ये लाइन है y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, ये मान लो C है, तो ये किस रेशो में बांट रही है? तो मान लिया वो रेशो क्या है, λ/1। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 8 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, कोमा 9 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। सही है जी, बोलो। Yes, sir. तो नोट 3 में हमने क्या बात करी थी कि वो फलाने पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देगा और पूछेगा उसका वो बता दो रेशो। तो मैंने क्या कहा था, ऐसे निकाल लो और इसके बराबर मान लो पॉइंट दे रखा है 3, 4 जो भी है, तो वो बराबर कर दो, वहां से लैम्डा आ जाएगा, वहां से रेशो आ जाएगा। अब यहां पे हमें पॉइंट नहीं पता, तो हमें ये पता है कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है जो मैंने यहां लिखा है, तो ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। Yes, sir. C will satisfy given line, तो उसको मैं रख दो, उसको तो रखना मतलब y की जगह ये आएगा 9 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, फिर माइनस x की जगह 8 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, फिर प्लस 2 बराबर 0। लैम्डा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस 8 लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 बराबर 0। 9 माइनस 8 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 3 लैम्डा, -3 -4 प्लस 2 -2 और इधर जाके 2, तो लैम्डा कितना आ गया 2/3। तो रेशियो क्या आ गया, लाइन डिवाइड्स इन द रेशियो 2:3 इंटरनल, मतलब लाइन उन दोनों के बीच से गुजर रही है। एक्सटर्नली होता तो मतलब इनको आगे जाके ऐसे लाइन गुजरती है, उधर पीछे जाके गुजरती। सही है, हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, चलो फिर आज का तो टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास है अभी, बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, Thank you, sir. ओके, बाय बाय। Thank you, sir.